हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी का जो है वेलकम है। और आज हम मॉडल सेट 2 साइंस के लिए लेकर के आया हूं। और आप सभी विद्यार्थी जो बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो यहीं से पूछा जाएगा। आप सभी लोग जो हैं यहाँ साइंस का क्वेश्चन जो है, आप जानते ही हैं कि जितने भी कंपटीशन है उसमें 6 to 10 का ही साइंस का क्वेश्चन रहता है। तो आप सभी के लिए ये उपयोगी होगा वीडियो। किसी उत्तल लेंस, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो है सदैव जो है वो पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव, यानी धनात्मक होता है। और वहीं आपको अवतल लेंस अगर पूछा जाए तो उसका ऋणात्मक होता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको डिक्शनरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शब्दकोश मतलब डिक्शनरी होता है। छोटे छोटे अक्षर होते हैं और उसको जो है बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं। उसका कारण है कि उसके आँख में जो है किस प्रकार का लेंस लगाया जाए। तो साथ ही ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। फिर आप सी ऑप्शन को पढ़ोगे तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, यानी ए और सी ऑप्शन जो है वो सेम है। इसका मतलब है कि यहाँ मिसप्रिंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 50 लिखा हुआ है इसमें से आप जीरो को हटा देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस हो जाएगा और तभी इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उसमें क्या मतलब शीशा में क्या लगा रहता है? तो आप सभी आदमी जानते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि जो है पीछे से आने वाली गाड़ी का जो है उसमें सीधा प्रतिबिंब बन सके और हम जो है उसको साइड दे सके। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। चलिए देखिए, ऑप्शन है आपका कि एक व्यक्ति जो है वो समतल दर्पण की ओर जो है 4 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जो है वो आ रहा है। तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई। देखिए यहाँ रिलेटिव मोशन काम करता है। 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर आप चलेंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड से वो प्रतिबिंब भी आएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष तो हमेशा दीर्घ दृष्टि दोष होगा। जब ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगा तो आँख में दीर्घ दृष्टि दोष होगा और उसको दूर दिखाई देगा। और फोकस दूरी अगर घटेगा तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे होते हैं, देखिए दूर दृष्टि मतलब दूर दिखाई देता है, तो उसके चश्मे में जो है उत्तल लेंस लगाया जाएगा, तभी वो फिर नज़दीक देख पाएगा। विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई जो है कूलाम है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलाम है। तो चलिए इस तरह से आपने 7 क्वेश्चन को देख लिया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है, तो उसका नाम जो है धन ध्रुव और ऋण ध्रुव का आविष्कार करने वाले जो हैं वो हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कह रहा है कि एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसकी संख्या होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं? तो देखिए 6.25 6.25 गुने 10 के पावर 18। यहाँ पावर जो है 18 है दोस्त। आप जो हैं इसको देख सकते हैं कि यहाँ पावर कितना है? 18 है, यानी 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 है, 18 है।
किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित की करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो देखिए इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति जो है वो 25 वाट होगा। कितना होगा? 25 वाट होगा। अगर 220 वोल्ट पर है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि आर बराबर, पहले आर इसमें निकालना पड़ेगा, जो होता है वी स्क्वायर बटे आर होता है। तो अगर भी का मान, वोल्ट जो है 220 है, तो 220 गुने 220 हो जाएगा, और 220 गुने 220 होगा, और फिर नीचे में आप देंगे 100। तो ये दो जीरो से इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, 22 22 को गुना करेंगे, ये 484 होगा। अब आपको कह रहा है कि अगर उसे 110 वोल्ट पे अगर दिया जाए, तो 110 वोल्ट पे अगर दिया जाएगा तो ऐसे में जो है ये यहाँ पे P दे दीजिए। तो 110 वोल्ट पर दिया जाएगा तो शक्ति क्या होगा? तो आप जानते हैं कि P बराबर फिर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हो जाएगा तो V का मान यहाँ जो है 110 है, तो 110 गुने 110, और R का मान आपको 484 आ चुका है। तो देखिए इसमें से 110 गुने 110 होगा, ये 110 है, तो आप इसको जो है गुना कर देंगे तो 121, 11 11 गुना करेंगे, और फिर यहाँ पर आपका होगा कितना? तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक इतना गुना में आप लिख लीजिए, काटने में आसान होगा इसीलिए हम इतना लिखते हैं। और ये 484, इससे आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से आप 100 को काट सकते हैं, तो ये 25 हो जाएगा। तो मैंने आपको सॉल्व करके इस न्यूमेरिकल को दिखा दिया कि किस प्रकार 25 वाट आता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको जो है जटिल जटिल क्वेश्चन को, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, उसको हम आपको बना करके भी दिखाते हैं। हम केवल आपको ऑप्शन नहीं बताते हैं, हम वो टीचर नहीं हैं जो केवल ऑप्शन रटाते हैं बच्चों को, बल्कि बना करके दिखाते हैं, है ना, बना करके दिखाते हैं। ऐसा आप बहुत कम देखेंगे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो देखिए, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति, ये सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। देखिए, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, आप सब जानते हैं लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिस कारण लघुपथन हो जाता है। एक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, यानी रिएक्शन है, PbO प्लस सी जो है वो Pb प्लस CO में कन्वर्ट होता है। तो इसका क्यों मतलब, क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे कि C जो है एक अवकारक है। C क्या है? एक अवकारक है। तो चलिए, हम लोग जो है 14 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। अगला 15 क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है ना। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न धातुओं, कह रहा है निम्न धातुओं में कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में H2 गैस देता है? तो देखिए, ये एल्युमिनियम का काम है। ये किसका काम है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ कि यह है, आप सभी जानते हैं कि विलयन का जो pH मान होता है, pH मान देने वाले वैज्ञानिक का नाम भी पूछता है बाबू, सोरेनसन। याद रखना, सोरेनसन। सोरेनसन जो है वो आपको pH वैल्यू जो है फाइंड किया था, तो वैज्ञानिक का नाम पूछेगा तो सोरेनसन देना। और आपको मैं ये समझा देता हूँ कि देखो, यहाँ pH वैल्यू 1 है, फिर 1 के बाद 2 है, फिर मान लेते हैं 7 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पर 14 है। ये pH स्केल है, इसको कहते हैं pH स्केल। ये pH स्केल जो है सोरेनसन ही दिया था। तो देखो, अगर आपको pH वैल्यू 1 है तो कहेंगे यहाँ प्रबल अम्ल है। 7 से पहले तक, जैसे ये प्रबल अम्ल है, धीरे धीरे इसकी अम्लीयता घटती जाती है। अगर मान लो pH मान 6 है तो कहेंगे ये कमज़ोर अम्ल है, मतलब वीक एसिड कहते हैं। 7 पर न्यूट्रल हो जाता है, ना वो एसिड होता है ना बेस होता है। और अब शुरू होती है कहानी क्षार की। तो यहाँ देखो, अगर pH मान 8 होगा तो उसको हम मतलब ये वीक बेस कहेंगे, मतलब कमज़ोर जो है वो छिन्न, मतलब भस्म हो जाएगा। लेकिन वहीं 14 के आसपास पहुंच जाएगा तो इसमें 13 है तो वो प्रबल हो जाएगा।
तो भस्म जो है प्रबल भास्मिक हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया कि पीएच स्केल का मान किसने दिया था, पीएच स्केल किसने बनाया था, सोरेनसन ने बनाया था। और सोरेनसन 1 से 14 तक स्केल पे दिया। अगर पीएच वैल्यू 1 है तो कहेंगे प्रबल अम्ल है, अगर 6 है तो कहेंगे कमज़ोर अम्ल है, 7 हैं तो कहेंगे उदासीन है, न अम्ल है न भस्म है, 8 है तो कहेंगे ये क्षीण जो है भस्म है, और वहीं 14 या 13 है या 12 है तो हम कहेंगे ये प्रबल भास्मिक हैं। तो चलिए हम इस स्केल को भी आपको बढ़िया से समझा दिए हैं। हमें लगता है कि इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। इतना मैं आपको इसमें कर दूंगा अपने वीडियो में कि आपको ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब स्क्रीन पर जो है आपका क्वेश्चन आ चुका है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो बाबू, साधारण ताप पर जो है ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। कितना होता है? P4। परीक्षा में भूलना मत, P4 साधारण ताप पर फास्फोरस पीतल में रहता है। ये मैंने पिछले मॉडल सेट में भी डिस्कस किया था, मॉडल सेट 1 में, कि कॉपर और जिंक होता है पीतल में। धातुओं की प्रकृति होती है, देखिए धातु जो है वो विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। चुंबकीय अशुद्धि, अब लोहा है, लोहा को बिजली में सटाओगे तो बिजली आएगा ना जी, तो इसीलिए विद्युत धनात्मक होता है। तो कभी भी लोहा का रॉड मत पकड़ना, इलेक्ट्रिक से मत सटाना उसको, वो विद्युत धनात्मक होता है, मार देगा बिजली, है ना, करंट लग जाएगा। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? देखिए चुंबकीय अशुद्धि है तो उसको चुंबकीय विधि से ही हम लोग उसको दूर करेंगे। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या होगा? अब देखिए यौगिक कार्बनिक है तो उसका आवश्यक तत्व कार्बन होगा। अक्रिय तत्व कौन है? तो आप जानते ही हैं, हमने बताया था कि 18वां ग्रुप जिसको जीरो ग्रुप कहते हैं उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है सब अक्रिय गैस है। तो जब भी देखना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, तो ये सब हीलियम है। ये हीलियम जो है अक्रिय है, इनर्ट गैस कहते हैं, इसी को नोबल गैस भी कहते हैं बाबू। अगर आपको पूछे नोबल गैस इनमें से कौन है तो कहेंगे यही हीलियम है। एक बार और याद कर लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये है। एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है। देखो बाबू, आप जो बुक पढ़ते हो, ज़रूरी नहीं है आपके बुक में सारा ऑप्शन जो है कि मतलब जो व्यक्ति दिया है वो सब सही दिया होगा, तो बुक में भी कभी कभी गलतियां रहती है। 23 में एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन, अगर वहीं पर एल्केन कह दे तो CnH2n। देखिए यहाँ 3 नाम होता है। एल्केन क्या होता है? एल्केन, और एल्केन होता है, फिर होता है एल्कीन, एल्कीन होता है, एक होता है एल्काइन होता है, एल्काइन होता है। तो एल्कीन पूछेगा तो C के साथ है N, H के साथ है 2N देना। और वहीं ये 2N+2 भी होता है इसमें। एल्केन में, एल्केन में, एक मिनट, एल्केन में जो है, एल्केन का सामान्य सूत्र पूछेगा तो आप क्या क्या लिखोगे? एल्केन में होता है CnH2n+2, लिख लेना, CnH2n+2। एल्कीन पूछे तो CnH2n होता है। एल्काइन पूछे तो यहाँ नीचे में लिख देता हूँ CnH2n और -2 होता है। माइनस कितना होता है बाबू? 2 होता है। एल्काइन में -2, एल्कीन में बस दुगुना होगा, जैगो कार्बन होगा उसका दुगुना। देखो 2 गो कार्बन होगा और 4 गो हाइड्रोजन होगा तो एल्कीन हो जाएगा। एल्केन होगा तो 2 कार्बन होगा तो 6 हाइड्रोजन होगा, और वहीं एल्काइन होगा तो 2 कार्बन होगा तो 2 ही जो है हाइड्रोजन होगा, चूँकि दुगुना से 2 कम हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा से हमने आपको ये जो है कार्बनिक यौगिक के बारे में आपको बता दिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ताकि आपको कभी भी परीक्षा में कोई भी सूत्र पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार और ध्यान से सुन लो, अगर एल्कीन पूछता है तो CnH2n देंगे, अगर एल्केन पूछता है तो CnH2n+2 देंगे, और एल्काइन पूछता है तो CnH2n-2 देंगे। इसमें सभी सूत्र लिखा हुआ है। और जानते हो ये जो डी ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन जो है इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप कहते हैं। आर से भी इसको डिनोट करते हैं। अब कोई पूछ दे कि केमिस्ट्री में आर क्या होता है तो कहना आर बराबर CnH2n+1 होता है ना। तो चलिए हम लोग जो हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। देखो अपमार्जक बनाने में एल्कोहल का उपयोग करते हैं। अपमार्जक बनाने में बाबू किसका उपयोग करते हैं? तो एल्कोहल का उपयोग करते हैं। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? एल्कोहल का। आवर्त सारणी के 7वें ए के तत्व हैं। देखिए 7वें ग्रुप जो कहेगा ना 7A, तो कहना हेलोजन है। 7वें ग्रुप ए 7A का तत्व क्या है? हेलोजन है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में हमने 26 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखो बाबू इसको ध्यान रखना, असत्य पूछ रहा है। तो असत्य पूछ रहा है तो तत्व की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, बिल्कुल घटती है। मान लो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो इधर धातु होते हैं, इधर मेटल होते हैं, इधर आगे बढ़ोगे तो नॉन मेटल होता है। धातु अधातु, मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु। तो बाएं साइड में लेफ्ट, ये L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, तो इधर बायां हो गया, इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया। तो बायां से दायां जाएगा तो उसकी धात्विक प्रवृत्ति निश्चित घटेगी, क्योंकि धातु इधर से शुरू होता है तो धीरे 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 धातु का गुण खत्म होता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, निश्चित बढ़ जाती है। आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 तक हो जाएगा। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही ऑप्शन गलत है। देखो जब अगर किसी में मतलब 6 गो कार्बन हो जाए, 6 गो अगर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता जिसको कहते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए उसके पास ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तो आसानी से त्याग नहीं होगा, उसके अंदर से बहुत ताकत होनी चाहिए तब वो ट्रांसफ़र करेगा। अगर अंदर से ताकत नहीं रहेगा तो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कार्बोज उत्पन्न होती है। अंडाणु निषेचित होता है। बाबू अंडाणु किससे निषेचित होगा? आप सभी लोग जानते होंगे कि अंडाणु जो है वो फैलोपियन नलिका में जो है वो निषेचित होती है। आप जानते ही होंगे कि अंडाणु जो है, ये देखिए ये स्क्रीन पर जो है आपका क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु किससे निषेचित होगा, कहाँ पर निषेचित होगा? तो वो फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ट्यूब को नलिका कहते हैं हिंदी में। तो फैलोपियन, जैसे मान लो बच्चा जो होता है तो बच्चा कहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन, अंडाणु जो है वो फैलोपियन नलिका में जो है निषेचित होता है। श्वसन की क्रिया होती है। देखो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब होता है। देखो ये प्रकुंचन हाइड्रोलिक और सिस्टोलिक कहते हैं इसको, हाइड्रोलिक और सिस्टोलिक। तो वो 120/80 होता है। प्रकुंचन और अनुशिथिलन जो होता है, बीपी मापता है ना जी, तो वही होता है हाइड्रोलिक और शिथिलन। देखोगे कोनो डॉक्टर के पास अगर कभी पेशेंट के साथ गया होगा तुम लोग, भगवान न करे कि किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़े, बट अगर गया होगा तो बीपी मापता है, तो इसी तरह का माप होता है। 120/80, अगर आदमी सही है, उसका ब्लड प्रेशर सही है तो 120/80 के ही आसपास होगा। 120/80 होता है एकदम स्वस्थ के लिए, लेकिन सब आदमी जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा अप एंड डाउन होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो देखिए एब्सिसिक अम्ल होता है पत्तियों में, जिस कारण वो मुरझा जाता है ना। एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां जो है मुरझा जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो जो फल बेचता है ना वो इथाइलिन का उपयोग करता है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, देखिए एड्स बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है बाबू। ये असुरक्षित यौन संपर्क से जो है ये फैलता है ना। यौन संपर्क जो है कभी भी असुरक्षित ढंग से नहीं करनी चाहिए, तो नहीं तो एड्स बीमारी का खतरा रहता है ना। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? देखिए चमगादड़ के पंख हो या चाहे पक्षी के पंख हो, ये समजात होते हैं, दोनों समान जात कहलाता है, समजात होता है। चलिए वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं, ऐसे अंग को ही समजात अंग कहते हैं बाबू। कौन सा अंग कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। देखिए उत्पत्ति और मूल रचना जो है वो समान होता है किंतु बाहर में काम करने में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखो इंसान के जो हैं 2 हाथ हैं, तो दोनों हाथ इंसान के हैं तो अलग प्रकार का है, लेकिन वहीं कुत्ते के आगे का दोनों पैर है तो वो हाथ के ही जगह पर है, लेकिन उसके शरीर रचना और कार्य रचना के कारण उसमें परिवर्तन हो गया है।
तो चलिए 36 क्वेश्चन तक आपने देख लिया है। हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। देखिए, कृत्रिम पारितंत्र जो होता है वो बगीचा और खेत होता है। बगीचा हम लोग बनाते हैं ना, तो इसीलिए कृत्रिम पारितंत्र होता है। खेत का भी हम लोग जो है निर्माण करते हैं, क्योंकि शुरू में वो बंजर होता है या जंगल होता है, लेकिन हम उसको खेती योग्य बनाते हैं, तो इसलिए उसको कृत्रिम पारितंत्र में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आप सब जानते हैं सूर्य भगवान जिसको कहते हैं, सूर्य ही हमारे ऊर्जा के सबसे स्रोत हैं। चूंकि सूर्य नहीं रहेंगे तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो इस संसार से कोई भी जीव जंतु जो है वो लुप्त हो जाएंगे। देखिए, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन प्रक्रिया, वनों के संरक्षण, देखिए वनों का संरक्षण के बारे में कह रहा है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में कौन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो देखिए, वन को संरक्षण करना है बाबू, तो अतिचारण। देखिए, जब जानवर जो है पौधे को चर जाते हैं तो वो बड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए अतिचारण जो है इसको रोकना बहुत जरूरी है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उस प्रकार को जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, आमीटर, यहाँ आप जानते हैं आमीटर को एमीटर भी बोलते हैं हम लोग। तो एमीटर जो होता है इससे हम लोग विद्युत धारा की माप करते हैं। और आप सभी दोस्तों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब जो हैं इस वीडियो को एक एक लाइक कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि कॉम्पिटिटिव हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जिसमें भी आप साइंस से, मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने के लिए जाएंगे, आप सभी जो हैं इस चैनल पर पढ़ेंगे। हम एसएसटी भी ला रहे हैं, अभी मैथ्स और साइंस करवा रहे हैं, फिर हम एसएसटी लाएंगे। आपको जो है इस चैनल से जो मेजर सब्जेक्ट आपका है, इस सभी का ऑब्जेक्टिव हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। तो दोस्तों, आपको जो है किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये वीडियो को जो है आप जो है मतलब दोस्तों में जो है शेयर कर देंगे, है ना, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, बहुत सारे होंगे। अगर आप हमसे कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से सर हमको कुछ सिखा रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, देखो यांत्रिक ऊर्जा मतलब होता है मशीन चलने लगे। तो मशीन जो चलता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब इलेक्ट्रिक देते हो, अब उससे कोई मशीन चलता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक, मतलब विद्युत ऊर्जा। अब मशीन का चलना मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो वो विद्युत मोटर का काम है। विद्युत मोटर, घर में सब आदमी मोटर लगाए हो ना, तो क्या तुम्हारे घर में मोटर है तो उसमें बिजली का कनेक्शन देते हो ना? बिजली दिया मतलब विद्युत ऊर्जा दिया। अब मशीन, मोटर चलने लगे, पंखी से जो है पानी निकालने लगे, तो वो हो गया यांत्रिक ऊर्जा हो गया। चलिए बाबू, हम अगला ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का है। देखो, दर्पण का सूत्र है बाबू। दर्पण का सूत्र तो आप लोगों से छूट नहीं सकता है ना? दर्पण का सूत्र देखो, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। याद रखना, एक तरफ 1/v + 1/u हो तो दूसरे तरफ 1/f हो, इसमें कोई इधर उधर नहीं होगा। देखो, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको उत्तल लेंस के द्वारा ही हम हटा सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगा जिस आदमी को, तो वो नज़दीक देखेगा, तो इसलिए ये उत्तल लेंस नहीं अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए, अवतल लेंस हो जाएगा निकट दृष्टि दोष वाले। दूर दृष्टि दोष वालों के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? देखो बाबू, पौधों में जो जनन अंग होते हैं वो सब पुष्प में पाए जाते हैं, है ना? जनन अंग जो है वो पुष्प में पाए जाते हैं। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग है, देखो बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया था? जानते हो बीपीएससी में जिससे बीडीओ एसडीओ बनता है, डीएसपी बनता है, उस परीक्षा में भी ये सब क्वेश्चन सब आता है। और जो भी बीपीएससी टीआरई सब का परीक्षा करते होंगे, टीचर बनना चाहते होंगे साइंस से, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण का काम करेगा बाबू। अगर टीजीटी की तैयारी आप कर रहे हो तो उसके लिए ये रामबाण का काम करेगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया था? तो मटर के पौधों का उपयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है बाबू एक ही दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है ना। आप जानते हो ना, घास को बकरी खाता है और बकरी को इंसान खाता है, तो ये एक दिशीय होता है। ओजोन परत पाया जाता है। देखो ओजोन परत कहाँ है? तो हमारे वायुमंडल के ऊपरी सतह में है बाबू, ये निचली सतह में नहीं है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग है? देखो दाढ़ी बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। दाढ़ी बनाने के लिए जानते हो, सैलून में जाते हो तो सैलून वाले शीशा के बगल में आपका कुर्सी रखता है, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़ा बड़ा दाढ़ी दिखाई दे। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है ना। देखो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप सब जानते हो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बाबू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, रट लेना। अगर यही सवाल किलोमीटर में दे दे तो 3 × 10⁵ हो जाएगा किलोमीटर/सेकेंड। ऐसे दे दे तो 3 लाख, कितना? 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड। देखो याद रखना, पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो किलोमीटर में दिया रहे तो 3 × 10⁵, मीटर में दिया रहे तो 3 × 10⁸। कभी भूलना मत, 8 रहे तो मीटर में होगा, अगर वहीं किलोमीटर रहे तो 3 × 10⁵ ही रहेगा। इसको याद रखना, नहीं तो तुमको घुमा देगा ये क्वेश्चन। ऐसे रहे तो 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड होगा। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आप सब जानते हो कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब। अभी तो मैंने बताया था हजामत बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों, बड़ा बड़ा दिखाई दे। देखिए दंत विशेषज्ञ, अगली क्वेश्चन जो है दांत से रिलेटेड हो गया। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, अभी अभी देखे हैं कि बड़ा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है, तो दांत वाले डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दिखता नहीं है, टॉर्च से देखते रहता है, वो अवतल दर्पण लगा रहता है उस टॉर्च में, वो स्पेशल टाइप का टॉर्च होता है। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखिए आभासी या काल्पनिक, इसी को कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं बाबू इंग्लिश में। तो ये समतल और उत्तल दर्पण के बने होते हैं। समतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम लोग आज 54 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। बाबू किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है रामबाण का काम करेगा और ये बहुत क्वेश्चन लड़ेगा इससे। आप लोग जो हैं, आप बिहार बोर्ड वाले तो तुम 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आओगे, है ना। क्योंकि बिहार बोर्ड तो जानते हो ऑब्जेक्टिव पे टिका हुआ बोर्ड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लो, बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। देखिए मोटर चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी का स्पष्ट तस्वीर बन सके। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है बाबू। ये जो व्यास देखिए ये है गोलीय दर्पण, इसको 2 टुकड़ा में कर दोगे तो एगो ऐसा दर्पण बनेगा, देखते हो ऐसे दर्पण बनाते हो ना उत्तल दर्पण, एगो दर्पण ऐसे वाला बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा ऐसे, अवतल दर्पण तुमको बन जाएगा। तो कह रहा है इसका व्यास, देखो व्यास जो होता है ना, व्यास मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास है, ये क्या है, व्यास है। तो ये जो व्यास होता है ना बाबू, ये होता है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्योंकि वक्रता त्रिज्या तो उसका आधा होता है, मुख्य फोकस होगा ही नहीं, प्रधान अक्ष होगा ही नहीं, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है, देखो प्रकाश तरंग जो है ना, प्रकाश एक तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, देखिए फोकसांतर एफ होता है, फोकसांतर क्या होता है बाबू? एफ होता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? बड़का आर होता है। लेकिन इस सवाल में छोटका आर दे दिया है, तो आपको हमने सूत्र पढ़ा चुका है कि एफ बराबर हमेशा r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ छोटा आर दे दिया है, खैर कोई बात नहीं।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? बाबू, समतल दर्पण में अभी अभी मैंने पढ़ाया है कि आभासी और बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का? सोलर कुकर जानते हो, धूप में जो है कुकर को रख दोगे, उसमें चावल पानी डाल दोगे तो तुम्हारा खाना तैयार हो जाएगा। सोलर कुकर। सोलर कुकर में हम लोग जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, ये है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है, और अनंत से सूर्य भगवान से ऐसे प्रकाश आ रहा है, ऐसे प्रकाश आ रहा है। मान लो ये इसका प्रधान अक्ष है, तो ये सारे प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करता है। सारे प्रकाश को कहाँ पर? फोकस पर। तो तुम अवतल दर्पण के सामने फोकस पर अगर मान लो सोलर कुकर को रख दोगे तो सारा प्रकाश एक ही जगह आएगा, तो सोलर कुकर गर्म हो जाएगा और उससे जो है आपका खाना पक जाएगा। तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। कोई इस तरह से तुमको नहीं समझा सकता है ना। मैं आपके लिए इस तरह से मतलब प्रयास करता हूँ कि प्रकृति क्या होती है। देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति। अगला क्वेश्चन आपसे ये सोलर कुकर वाला हो गया 60 नंबर। अब सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बाबू, सर्च लाइट का परावर्तक सतह भी अवतल दर्पण। सर्च लाइट जानते हो ना, वो लाइट जो जिसे हम रात को अंधेरे में देखते हैं, तो ये अवतल दर्पण लगा रहता है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, देखिए आवर्धन का मान निगेटिव है, तो उसका क्या मतलब होगा? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। देखो, तुम सबको जो है हमने रूल पढ़ा दिया है। कौन सा रूल पता है आपको? चिन्ह परिपाटी का नियम जिसको हम लोग कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी के नियम में क्या है? अगर यहाँ पर दर्पण है, कोई दर्पण है, तो ये बायां साइड होता है, ये बायां साइड और ये दायां साइड। बाएं साइड में निगेटिव और दाएं साइड में पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार प्रधान अक्ष के ऊपर जो है वो प्लस होता है और प्रधान अक्ष के नीचे माइनस होता है। आप सब जानते हैं कि निगेटिव होने का मतलब है प्लस और माइनस। तो एक वस्तु ऊपर होगा तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तभी जाकर के जो है, और ऐसा होता है वास्तविक में। उल्टा उल्टा हुआ, मतलब एक ऊपर तो एक नीचे, तो ये हो गया। चलो, इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बढ़िया से समझा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब जो हैं इस वीडियो को अपना अपना एक एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं, मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में जो है आपका जो है पूरी मदद मिलेगा, और आप जो है इस चैनल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख करके, और आप टीजीटी हो, पीजीटी हो, आप जो हैं टीचर बन सकते हैं। आप मिडिल स्कूल में जा सकते हैं, आप एसएससी के एग्ज़ाम में जा सकते हैं, है ना। आप जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भर सकते हैं, आप एसएससी का जो है सीएचएसएल भर सकते हैं, आप जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम भर सकते हैं। देखिए, किसी दर्पण के सामने आप चाहें जितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब बनाने का काम किसका है? तो केवल उत्तल दर्पण का काम है। सीधा प्रतिबिंब बनाने का काम उत्तल दर्पण का है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा। देखिए, अवतल दर्पण में बड़ा साइज का प्रतिबिंब आपको चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु कहाँ पर रखोगे बाबू? कई बार मैं समझा चुका हूँ। देखो, ये अवतल दर्पण है, अगर यहाँ पर फोकस है, अगर वस्तु को आप इधर रखोगे, यहाँ ध्रुव है P, तो फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु, यहाँ और यहाँ के बीच अगर आप वस्तु रखोगे, तभी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। तो हम लोग कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो होगा, है ना। पूरा एकदम बढ़िया से समझो, है ना। फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर ही अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। देखो, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है, देखिए क्या कर रहा है, किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। तो इसका मतलब है कि वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आवर्धित हो और काल्पनिक हो, तो वो अवतल दर्पण का काम होता है। अभी अभी मैंने समझाया है कि अवतल दर्पण में ही आवर्धित और का प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? देखिए, सबसे पहले तो आपको बोल दिया उत्तल दर्पण,
तो सबसे पहले आपको क्या बोल दिया, उत्तल दर्पण। आप सभी आदमी जानते हैं कि इस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। प्रकाश की किरण ऐसे आता है, ऐसे जाता है, यानी प्रधान अक्ष इधर होता है तो इधर फोकस होता है, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बाबू क्या होती है, धनात्मक होती है। तो धनात्मक हो जाएगा, तो त्रिज्या है 32, तो फोकस दूरी उसका आधा हो जाएगा। अभी अभी पढ़ाए थे ना ऊपर में, F बराबर R/2, F बराबर क्या पढ़ाए थे, R/2। अब ऊपर में रखो तुम 32, ये 32 हो गया, तो उसको 2 से काट दोगे तो 16 होगा कि नहीं होगा, तो हाँ, तो ये प्लस में देना। -16 भी ऑप्शन है, इसलिए सावधान रहना। उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है बाबू। परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के नियम से आप सब जानते हैं, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में हमेशा कौन सी प्रतिबिंब बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। तो आप चलिए, आप लोग जो है 70 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। संयुग्मी फोकस केवल संभव है। देखो ये संयुग्मी फोकस क्या होता है, तो ये तुम लोग जो है जो अच्छा से अगर 10th का साइंस पढ़ा होगा तो आप लोग देखा होगा कि संयुग्मी फोकस होता है कि जैसे हम लोग जो हैं, ये फोकस है, ये वक्रता है और ये अनंत है, तो इसके बीच में वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब इसके बीच में बनेगा, और अगर इसके बीच में वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब इधर। तो इसीलिए ये दोनों काम होता है, इसलिए संयुग्मी फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण में ही होता है। किस में होता है बाबू, अवतल दर्पण में होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो है आप डिस्कस करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। 71 आपके स्क्रीन पर आ चुका है ना, ये देख लीजिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखिए उत्तल दर्पण की चर्चा हो रही है और उत्तल दर्पण में कह रहा है कि प्रतिबिंब सदैव बनती है। तो उत्तल दर्पण में बाबू सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप सब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो ये ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ये उत्तल दर्पण है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये जानते हो, ये फोकस है। दूसरी किरण ऐसे जाएगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब, तो फोकस यहाँ हो गया और ध्रुव यहाँ है, तो उसके बीच में ही प्रतिबिंब बनता है, या चाहे फोकस पर बनता है। अनंत से वस्तु आता है तो फोकस पर बनता है, या चाहे उस ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। देखो किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु को ही हम लोग कहते हैं ध्रुव। किसी दर्पण का, ये दर्पण है, इसका बीच वाला जो पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। अब देखो समतल दर्पण की बात हो रही है बाबू, सीधा दर्पण, ये सीधा वाला दर्पण, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो तो जानते ही हो, ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी आ सकता है, तो वो अनंत हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है इसी सेट में क्वेश्चन को। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और समतल दर्पण जो होते हैं, समतल दर्पण जो होते हैं, उसकी जो ये होता है, क्या कहते हो, आवर्धन, वो m बराबर 1 होगा। चूंकि देखो समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई का मान दोनों सेम रहेगा। 2/2 हो जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा, 3/3 होगा कट के 1 हो जाएगा, है ना। तो हमेशा 1 होता है। तो आवर्धन उसका समतल दर्पण का कितना होगा, 1 होगा। आज के बाद तुम जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को कहते हैं आवर्धन कहते हैं। अभी अभी मैंने सिखाया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं बाबू, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग, अग्रदीप मतलब इसको हेडलाइट बोलते हैं, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि ज़्यादा दूर तक प्रकाश जाए और अधिक दिखाई दे। देखो दर्पण में प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाए। दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां, ये चीन परिपाटी का नियम है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। बाबू आप सभी जो है इस वीडियो को अपना अपना एक एक लाइक कर दो। देखो एक सेट में मैंने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि परीक्षा में तुम जब बैठोगे 80 क्वेश्चन रहेगा और आप जो है खटाखट जो है अपना बना लोगे, और किसी भी कंपटीशन के परीक्षा में जाओगे तो साइंस का क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ना। देखो दोस्तों हम लोग जो है अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। देखिए, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो वो है उत्तल दर्पण। अब कहोगे उत्तल दर्पण का सर दृश्य क्षेत्र, देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, सॉरी ये तो अवतल बन गया। ये देखो उत्तल दर्पण जो है ये प्रधान अक्ष होता है, तो किरण ऐसे जाता है तो ये ऐसे, जो किरण ऐसे जाएगा वो ऐसे, तो इसको पीछे बढ़ाओ। अब यहाँ पर तुम अपने आप को रख के देखो कि लाइट ऐसे तुमको दिखाई देगा, ऐसे जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा दृश्य क्षेत्र इसका हो जाता है, देखने वाला क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी मिरर भी कहते हैं, है ना। इसको कौन सा मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं, कनकेव को अवतल को कहते हैं। तो आप लोग जो हैं आगे देखो, अगला ऑब्जेक्टिव आपका स्क्रीन पर है कि गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध है ना, गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ में क्या संबंध है। तो देखो इसमें ऑप्शन तो ये हो जाएगा। अब कैसे होगा तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब इधर एलसीएम करो, u भी इसका एलसीएम हो जाएगा, ये v प्लस u हो गया, अब 1/f। अब इसको पलट दो तुम, तो u भी ऊपर जाएगा तो u प्लस v नीचे आ जाएगा और f ऊपर चला जाएगा, तो f बराबर u v बट्टा u प्लस v हो जाएगा। बाबू कोई भी क्वेश्चन हम बिना निष्कर्ष डिस्कस किए हुए तुमसे इस पर स्क्रीन पर हमने सभी टफ क्वेश्चन को हमने क्लियर कर दिया है कैसे होता है। केवल हम ऑप्शन नहीं बताते हैं, हम उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो हैं इस तरह से आज के इस वीडियो में जो है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया है, और आप सब वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जो है वो देखे होंगे। तो हम इसी के साथ एसके राय सर आज आपसे लेते हैं विदा, और आप सभी जो हैं सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और परीक्षा की तैयारी जो है बेहतर ढंग से करते रहिए, है ना। आज के ज़माने में बाबू अगर आगे बढ़ना है ना, तो याद रखना, अगर तुमको आगे बढ़ना है तो दूसरों के माथे पर पैर रख करके आगे बढ़ना होगा। कॉम्पिटिटिव दुनिया आ गया है, अगर कंपटीशन में तुम भाग नहीं लोगे तो आज के डेट में कुछ बन नहीं सकते हो। इसलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। तो थैंक यू, गुड नाइट, विश यू